के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो उसको वेग कहा जाता है, यानी कि वेलोसिटी कहा जाता है। समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। एक वेग सदिश राशि होती है, यानी कि एक वेलोसिटी जो होती है, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड की अगर बात करें तो स्केलर क्वांटिटी है। गति का द्वितीय समीकरण डैश के बीच संबंध प्रदान करता है, तो स्थिति और समय के बीच, मतलब डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो यानी कि डिस्टेंस और टाइम के बीच। गति का द्वितीय समीकरण वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में चली गई दूरी को व्यक्त करता है, अर्थात यह समीकरण वस्तु की स्थिति समय में संबंधित स्थापित करता है। गति के द्वितीय समीकरण के अनुसार एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है मोशन का 3 फॉर्मूला है। एक है यू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। अगर इसमें हम ग्रेविटेशनल की बात करें तो यहाँ पर ए की जगह पे जी हो जाएगा। बल का विस्थापन बल गुने विस्थापन डैश के बराबर होता है, तो यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है? तो ये कार्य के बराबर, वर्क के बराबर होता है। तो भौतिकी विज्ञान में कार्य का होना तभी माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाए जाने पर वह बल की दिशा में विस्थापित हो तथा कार्य का मान निम्न सूत्रों के व्यक्त करता हो। बल ए फोर्स इक्वल टू एफ इंटू एफ एस कॉस एफ एस फॉर फोर्स इंटू सॉरी वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वैसे तो फार्मूला जो फोर्स वर्क डन का होता है वो होता है एफ इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। लेकिन हम जो यहाँ पे आपको जो बता रहे हैं, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं थीटा का वैल्यू 0 है, तो यानी कि थीटा का वैल्यू 0 है, तो यानी कि कॉस का वैल्यू 1 है, इसलिए हम मान के चल रहे हैं फोर्स इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर थीटा का वैल्यू कुछ है तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। वह प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर होती है। तो 10⁻⁴। जैसे कि आपका ये दिया हुआ है, माना कि प्रक्षेपण कोण थीटा है, इस प्रकार से प्रक्षेपण का प्रयास का अधिकतम ऊंचाई बराबर है। अब प्रक्षेपण प्रयास आर तथा अधिकतम ऊंचाई एच के लिए आर इक्वल टू वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, वेर एच इक्वल टू आर की जगह पर अगर हम एच लिखते हैं तो एच इक्वल टू, चूंकि आर क्या है तो प्रक्षेपण प्रयास है और अधिकतम ऊंचाई एच माने हैं, तो एच इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आर और एच बराबर है, तो यहाँ पे वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन 2 थीटा, इसको का मतलब होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन स्क्वायर, तो एक साइन स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 2 कॉस थीटा इक्वल टू साइन बाई 2, यानी कि कॉस साइन बाई कॉस थीटा इक्वल टू 4, यानी कि 10 थीटा इक्वल टू 4 और 10 थीटा इक्वल टू 10⁻⁴। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई क्या है? तो यानी कि आपसे पूछ रहा है कैपिटल जी का वैल्यू। तो कैपिटल जी का वैल्यू का अगर आपको याद नहीं है तो भी आप लिख भी सकते हैं। कैपिटल जी का वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो जी इज इक्वल टू होता है एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। फोर्स का मतलब पता है न्यूटन, आर का मतलब पता है मीटर स्क्वायर, m1 मतलब मास मतलब केजी, केजी इंटू केजी, केजी का स्क्वायर, यानी कि इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। यानी कि ऐसे लिखा हुआ है, जहाँ ऑप्शन होगा वो चीज़ आपका आंसर होगा। तो ये कहाँ ऑप्शन मिल रहा है आपको? तो ये ऑप्शन आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एक कण को, और यहाँ पे कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक कण को ऊर्ध्वाधर दिशा के ऊपर ओ की ओर √0.8 v की चाल से छोड़ा गया। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो कोण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? तो जैसा पता है v इज इक्वल टू होगा
√2gm/r। यहाँ पर m का मतलब मास है और r का मतलब यहाँ पे पृथ्वी का त्रिज्या है। तो इसका आंसर होगा 4r। और यहाँ पे कैसे होगा तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं ½ mv² - gm इंटू आर। यहाँ पे हाफ एम का मतलब काइनेटिक वेलोसिटी और gm/r हो गया आपका ये वैल्यू। तो फिर यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ जाएगा h = 5r - r यानी कि 4r। आंकड़े संचारण की गति को मापने की इकाई बाइट्स प्रति सेकंड है। आंकड़े संचारण के गति को मापने की इकाई बाइट्स प्रति सेकंड है। जैसे कि हम अब आप नेट चलाते हैं तो नेट में भी देखते हैं किलो बाइट लिखता है, केबीएस इतना केबीएस पर सेकंड, इतना केबीएस हम जो केबीपीएस बोलते हैं, किलो बाइट पर सेकंड। बीपीएस मतलब बाइट पर सेकंड, एमबीपीएस मतलब मेगाबाइट पर सेकंड। ये चीज़ शक्ति और ऊर्जा दोनों अदिश राशियाँ हैं। द्रव्य और ऊर्जा तुल्य है, एक को दूसरे के रूप में बदला जा सकता है। इसी परिवर्तन में E = mc² का संबंध लागू होता है। गति का प्रथम समीकरण v = u + at है। लंबनी के सेकेंड दूरी की इकाई है। वाहन की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर शाफ्ट की गति मापने के लिए पूछा जाए तो टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर आधारित अधिकतम तथा मैदानी की अपेक्षा पहाड़ों पर कम होता है। किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। हीरा कैरेट में तौला जाता है। दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी सेक्सटेंट यानी कि षष्ठक में मापी जाती है। बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। ताप की एसआई इकाई केल्विन है। वैसे ताप की इकाई भी डिग्री सेल्सियस में भी हम बात करते हैं, लेकिन केल्विन लेते हैं न्यूमेरिकल में। कंक्रीट रोड की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ और पैरों के मध्य संघर्षण कंक्रीट और पैरों के मध्य संघर्षण में से कम होता है, यानी कि फ्रिक्शन कम लगता है। हीरो का एक कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। एक साधारण स्केल की सबसे छोटी माप 1 मिलीमीटर होता है। कोण की इकाई मात्रक रेडियन होता है। रेडियन इकाई को कोण का मापन में उपयोग करते हैं। ऑप्टिक्स भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश की प्रकृति और गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी का औसतन वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पिको एक एसआई उपसर्ग है। इस इकाइयों के आगे लगकर इसका अर्थ होता है 10⁻⁻12। उपसर्ग पिकोमीटर जैसे बोलते हैं तो 10⁻⁻12 मीटर। ये चीज़ कोणीय वेग का विमीय सूत्र है m0 m⁻0 l⁻0 t⁻⁻1 है। m के इस प्रणाली में त्वरण का मात्रक है मीटर/सेकंड², मतलब एक्सीलरेशन का। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक है कैंडेला। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। दो असामान्य द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा रखते हैं तो भारी द्रव्यमान में अधिक संवेग होगा। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है, यानी कि मोमेंटम = m/v। गति का सूत्र s = ut + ½ at²। s का मतलब होता है द्वारा, मतलब दूरी क्या बोलते हैं इसमें। s जो है डिस्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, t जो है वो समय के बारे में बात कर रहे हैं, टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि मतलब वह s का मतलब वस्तु द्वारा t समय में तय की हुई दूरी। नितिन
सवेरे गंगा नदी में स्नान कर रहा था, अचानक वह तैरने लगा। नितिन, पानी में तैरता यह गति के तृतीय सिद्धांत का सत्यापित करता है, यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फायरिंग करने के बाद पीछे की ओर धक्का देता है, ये भी न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के गति के तीसरे नियम का अनुसरण करता है। मैनोमीटर का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। नैनोमीटर का प्रयोग अति अल्प दूरी मापने के लिए किया जाता है। फ्रीक्वेंसी का मापने की इकाई साइकिल प्रति सेकेंड अथवा हर्ज होता है, यानी कि F इक्वल टू होता है 1/T। F इज इक्वल टू होता है 1/T, यानी कि पर सेकेंड बोल सकते हैं या फिर हर्ज बोल सकते हैं। एक फैथम का मान 6 फीट के बराबर होता है। गाइगर गणित का उपयोग विकिरण मापने हेतु किया जाता है। समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से एटॉमिक क्लॉक मापता है। दूरी की एक इकाई नॉटिकल माइल का प्रयोग नेविगेशन में किया जाता है। क्रोनोमीटर का से समय मापा जाता है। किसी पिंड के विराम अवस्था में या एक समान गति करने पर इसे जड़त्व निहित होता है। पराध्वनिक गति के मापने के लिए प्रयुक्त इकाई मैक है। आवर्त गति आवधिक गति है। धन्यवाद।